इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये है फोटो 1984 का इंडिया का, जब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल कर रही थी। और ये है फोटो 2019 के इलेक्शन का, जहां पे भारतीय जनता पार्टी बनी सबसे डोमिनेटेड पार्टी इंडिया की। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हुआ ऐसा 1984 से 2019 तक, जहां पे भारतीय जनता पार्टी बनी इंडिया की रिचेस्ट, लार्जेस्ट और मोस्ट डोमिनेटेड पार्टी। बीजेपी ने अपना पहला इलेक्शन 1984 में लड़ा अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। पर इस इलेक्शन में बीजेपी की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई। और उसके बाद बीजेपी ने अपने पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, गांधी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी, उसको ड्रॉप करके लेट 1980s में अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रेफरेंस दिया। और इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी के चलते उनको इंडिया में हिंदुओं का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला। 1984 के हार के बाद बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी को हटाकर लाल कृष्ण आडवाणी को एज अ प्रेसिडेंट चुना बीजेपी का। बीजेपी ने और भी कदम उठाए, जैसे विश्व हिंदू परिषद, जिसको आरएसएस का सपोर्ट था, उसे ज्वाइन करके राम जन्मभूमि को लीड किया। इस सब चेंजेस के वजह से बीजेपी को इंडिया में हिंदुओं का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला। इस सपोर्ट के चलते बीजेपी ने 1989 के इलेक्शन में 85 लोकसभा सीट्स, 1991 में 120 लोकसभा सीट्स और 1996 में 161 लोकसभा सीट्स जीते। और 161 सीट्स जीतने के बाद बीजेपी ने अपनी पहली गवर्नमेंट फॉर्म की अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। पर अनफॉर्चुनेटली ये सरकार सिर्फ 13 दिन तक चली, क्योंकि और कोई पार्टी ने सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। और फिर आया 1998 का इलेक्शन, जहां पे बीजेपी ने 182 सीट्स जीतकर फॉर्म किया एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो एक कोलिशन गवर्नमेंट था। पर अनफॉर्चुनेटली ये भी सिर्फ 13 महीने तक ही चला और नो कॉन्फिडेंस वोट में सिर्फ सिंगल वोट से हारा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और फिर आया 1999 का इलेक्शन, जहां पे एनडीए ने 270 सीट्स जीतकर फॉर्म की गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट ने फुल टर्म कंप्लीट किया और 2004 तक बनी रही। और उसके बाद हुए 2004 के इलेक्शन। 2004 के इलेक्शन तक कांग्रेस समझ चुकी थी कि एनडीए अब उनके लिए खतरा बन चुका है। इसके लिए उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की, जिसका नाम था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और इस गवर्नमेंट के साथ कांग्रेस 2 टर्म्स तक पावर में रही। फिर उसके बाद आए 2014 के इलेक्शन। इस इलेक्शन में श्री नरेंद्र मोदी, जो 4 बार सीएम रह चुके थे गुजरात के और फेस ऑफ पीएम थे, वो बीजेपी को लीड कर रहे थे। श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कंटिन्यूस टारगेट किया स्कैम्स, हाई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पे। लोगों को इस टाइम तक एक चेंज चाहिए था और वो चेंज उन्हें दिखा नरेंद्र मोदी में। इसके वजह से बीजेपी 2014 के इलेक्शन में हाई मेजोरिटी से आई। इस टाइम तक ऐसा दूसरी बार था। पहली बार जब कांग्रेस 1984 में जीती थी और इस बार बीजेपी जो 2014 में जीती, कि कोई पार्टी सिंगल हैंडेडली इतनी मेजोरिटी से जीती थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, पर अब बात आई थी कि बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, जहां पे राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को बीजेपी का प्रेसिडेंट बनना था। उन्हें आरएसएस का सपोर्ट भी बहुत था, पर मोदी नहीं चाहते थे कि इनमें से कोई भी बीजेपी का प्रेसिडेंट बने, क्योंकि ऐसा होता तो सेंटर में 2 पावर आ जाती और फिर उनके डिसीजंस को भी चैलेंज किया जाता और गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाती। तो नरेंद्र मोदी ने ये इशू सॉल्व किया, जहां पे जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को कैबिनेट में इंक्लूड किया गया और उनके पुराने दोस्त अमित शाह को बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया गया। ये एक बहुत ही बड़े डिबेट का मुद्दा था, क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट और पीएम दोनों एक ही स्टेट से थे। जब अमित शाह प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बीजेपी में बहुत से चेंजेस लाए। ऐसा बोला जाता है कि इलेक्शन उनके लिए एक यूथ से कम नहीं है। अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट और नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी अदर लीडर उन्हें और ज्यादा पावरफुल बना देता है सेंटर में। बीजेपी विनिंग स्ट्रेटेजी।
जो मेन ऑपोजिशन लीडर रहता है किसी भी स्टेट का, उन्हें अपने पार्टी में शामिल करना ठीक इलेक्शन से पहले, और पॉलिटिक्स विद कास्ट एंड सब कास्ट, इसके वजह से बीजेपी को बहुत ही स्टेट्स में जीत मिली, जैसे कि यूपी में। बीजेपी ये बहुत अच्छे से जानती थी अगर इलेक्शन जीतना है तो उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए 2014 के बाद बीजेपी के फंड एकदम से रेज हो गए। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के माने तो बीजेपी को 13-14 में 673 करोड़ का इनकम था, 14-15 में 970 करोड़ का इनकम था, और 16-17 में 1034 करोड़ का इनकम, जो 66% था टोटल 7 नेशनल पार्टीज के। बीजेपी को 9 टाइम्स ज्यादा डोनेशन मिले थे अदर कोई भी नेशनल पार्टी से। मास एक्सपेंशन, अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए एंकरेज करना, मेंबरशिप और स्कीम्स निकालना, जहां पे बीजेपी ने 8.8 करोड़ का मेंबर्स का मार्क क्रॉस करके 2015 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ओवरटेक करते हुए बीजेपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, जहां पे बहुत से बड़े पॉलिटिकल मेंबर्स ऑफ बीजेपी का मानना है कि जहां पे पहले डिसीजंस लिए जाते थे वो सभी मेंबर्स को पूछ के लिए जाते थे, पर जब से मोदी और अमित शाह की जोड़ी आई है सेंट्रल में, डिसीजंस सेंट्रलाइज हो चुके, जहां पे अमित शाह और मोदी डिसीजंस लेते हैं और बाकी के लीडर्स को सिर्फ बताया जाता है। इसके वजह से जो भी डिसीजंस लिए गए, जैसे कि मोनेटाइजेशन और सर्जिकल स्ट्राइक्स, वो बहुत ही लेस टाइम में और मोर एफिशिएंटली लिए गए हैं। पार्टी ने यंग चेहरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। जहां पे भी बीजेपी जीती है वहां पे सीएम ऐसे लोगों को बनाया गया है जो पीएम से ज्यादा वफादार हो, जैसे कि हरियाणा में मनोहर लाल कटार, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और झारखंड में दास। देखने की बात यह है कि बीजेपी ऐसी सेंटर में पावर में रहेगी या फिर कोई और पॉलिटिकल पार्टी उन्हें डीथ्रोन कर देगी।